कुछ बातें पढ़ी थी और आप लोगों को बताया था कि शीत युद्ध जो था उसके कारण क्या थे। और मैंने ये बताया था कि आज हम लोग उसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों ने सवाल भी किया था कि बाल्कन कंपैक्ट क्या है, और इसके अलावा जो है वो आपका याल्टा कॉन्फ्रेंस क्या है। तो इसकी बात हम लोग करते हैं। तो आप सबको ये बात तो क्लियर हो गई थी? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तुम लोग थोड़ा सा। यस सर। चलो ठीक है। तो शीत युद्ध का अर्थ तो आपको पता चल गया सबको। शीत युद्ध का मतलब मालूम हो गया ना हार्दिक? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, शीत युद्ध का अर्थ यस एक लाइन में बताइए, शीत युद्ध क्या है? सर, अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने को सुपीरियर बनाना और दूसरे को वीक करना। हाँ, ये तो है ही है। हमने कल बताया था, बहुत अच्छी बात बताई थी। पंडित नेहरू ने इसको कहा था वार ऑफ नर्व्स। मोर ऑफ नर्स। वार ऑफ नर्व्स बताया था ना। तो तनाव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो नर्व्स की स्थिति, मतलब आपकी नसें जो है टाइट हो जाती हैं और आप क्रोध में आ जाते हैं, इस तरह का। तो एक तनाव की स्थिति जो बन जाती है, उसी को हम वार ऑफ नर्व्स की श्रेणी में रखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें आपने समझ लिया, एक दूसरे को छीण करना। और हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताया था जो आपको याद रखना होगा, कभी प्रतियोगिता की परीक्षा देते हैं तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि बर्नार्ड बरूस जो हैं पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोल्ड वार के शब्द का प्रयोग किया। और उनका कहना था कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम कोल्ड वार की स्थिति में हैं। तो इस तरह से कोल्ड वार शब्द जो है अस्तित्व में आया 1947 में। और 1949 में फ्लेमिंग नामक विद्वान ने इसको प्रसारित किया। तो ये सब चीजें आपने समझ लिया था। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात जो हमने आपसे शेयर की थी वो ये थी कि ये जो शीत युद्ध था, ये वास्तव में विचारधाराओं का टकराव था, दो व्यक्तित्व का टकराव था, और दो कार्य प्रणालियों का टकराव था। और इसके साथ ही साथ दो राज्यों, खासतौर पर दो राज्यों के बीच में टकराव था। ये बात हम लोगों ने कल शेयर की थी। कारण हमने शीत युद्ध के आपको बताए थे। और अगर आप नोट कर सकें तो उसको नोट भी करते रहिए। हमने जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बनाने की कोशिश की है। और लक्ष्य सिर्फ इतना है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में अपने कंटेंट को लिखें, और हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम से अपने कंटेंट को लिखें। तो हमने कल चर्चा की थी कि पहला इसका कारण था ऐतिहासिक कारण। हालांकि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझ में आता है कि शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है, यानी 1945 के बाद की घटना है। क्योंकि 1945 में ही ये जो द्विध्रुवीयता, दो बाईपोलरिज्म जिसको आप कहते हैं, बाईपोलर दुनिया दो टुकड़े में बट गई। एक जो है पूंजीवादी टुकड़ा या पूंजीवादी गुट या पूंजीवादी ध्रुव, और दूसरा टुकड़ा साम्यवादी ध्रुव। तो ये जो द्विध्रुवीयता थी इसकी शुरुआत 1945 के बाद होती है। लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत वास्तव में सोवियत रिवॉल्यूशन, जो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई, वहीं से प्रारंभ होती है। तो ये जो बोल्शेविक क्रांति थी ये वास्तव में लेनिन के नेतृत्व में की गई थी और एक साम्यवादी क्रांति थी। तो ये साम्यवाद की विचारधारा स्पष्ट रूप से, यद्यपि साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे, लेकिन साम्यवाद की विचारधारा स्पष्ट रूप से अपने जो वास्तविक रूप में ये रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 में दिखाई पड़ती है। तो दो तरह की विचारधाराएं, दो तरह की व्यापक विचारधाराएं अस्तित्व में आती हैं। एक पूंजीवादी लोकतंत्र और दूसरा साम्यवादी या जनवादी लोकतंत्र। साम्यवादी अपने आप को जनवादी लोकतंत्र की श्रेणी में रखते हैं। तो ये बातें हम लोगों ने कल चर्चा की थी। और ये भी बात आपको बताया था कि दो सुपर पावर्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे, और ये डिफरेंसेस कई तरह के थे, कई कारण से डिफरेंसेस थे। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि दोनों महाशक्तियां अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के की तैयारी में थी, या निरंतर उनकी ये कोशिश थी कि हम एक सुपर पावर के रूप में, महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करें। और महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उनको विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का समर्थन आवश्यक था। तो इसलिए जो है दोनों की ये कोशिश थी
कि दुनिया के जो दूसरे राष्ट्र हैं वो किसी न किसी रूप में इन दोनों गुटों के साथ जाके खड़े हों। साम्यवादी जो गुट था सोवियत रूस के नेतृत्व में, वो चाहता था कि जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनमें से अधिकांश देश जो हैं वो साम्यवादी विचारधारा को अपना लें, और जो अमेरिका था वो चाहता था कि अधिक से अधिक राष्ट्र जो थे वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएं और अपने यहाँ लोकतांत्रिक विचारधारा को मजबूत बनाने की कोशिश करें। तो ये दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं उस समय जो है अस्तित्व में आई, और इन्हीं दोनों विचारधाराओं के बीच में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई, और इसलिए स्थिति पैदा हुई कि दोनों ही गुट, दोनों ही ब्लॉक अपने विचारों को, अपनी विचारधाराओं को श्रेष्ठतम मानते थे और अपनी विचारधाराओं के प्रचार के समर्थक थे। तो इसने जो है शीत युद्ध को जन्म दिया। और इसके बाद मैंने शक्ति संघर्ष की बात की थी कि दुनिया में जो है 1945 के बाद एक सैनिक स्पर्धा, एक शक्ति संघर्ष प्रारंभ हुआ, और दोनों का उद्देश्य था कि वो अपने आप को ताकतवर बनाएं। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे चर्चा किया, जो मुख्य कारण है दूसरे मोर्चे का प्रश्न, ये आपकी समझ में शायद आ गया होगा। ये दूसरा मोर्चा ठीक से आप समझें। असल में विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की जो सेना थी वो रूस की सेना पर भारी पड़ने लगी, और रूस की सेना को उसने काफी अंदर तक रूस की सीमा में खदेड़ दिया, और रूस के काफी भूभाग पर जर्मन की सेना एक तरह से उसने कब्जा कर लिया। सोवियत रूस ने, क्योंकि सोवियत रूस मित्र राष्ट्र था, आप में से अधिकांश बच्चे ये जानते होंगे कि जो विश्व युद्ध हुआ उसमें दो गुट थे, एक तो धुरी राष्ट्र था, दूसरा मित्र राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र में सोवियत रूस भी सम्मिलित था, अमेरिका भी सम्मिलित था, फ्रांस और ब्रिटेन सम्मिलित था। तो इनका एक गुट था, और जो धुरी राष्ट्र थे उसमें जर्मनी था, इटली था और जापान था। ये दूसरा गुट था। तो जो प्रथम गुट था उसके साथ सोवियत रूस था। तो सोवियत रूस ने पश्चिमी देशों से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और फ्रांस से उसने आग्रह किया कि आप जो हैं पश्चिम की तरफ से एक नया मोर्चा खोलिए। मतलब ये है कि अगर वो पश्चिम की तरफ से मोर्चा खोलते तो पूर्व की तरफ जर्मन की ताकत जो है, जर्मन जो फौजें थी उनकी ताकत कम हो जाती, और फिर रूस उस सेना का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकता था। लेकिन उन्होंने महीनों भर, काफी लंबे समय तक फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने पश्चिमी मोर्चा नहीं खोला। तो इसका कारण ये हुआ, रूस को समझ में आया कि ये इंटेंशनल इन्होंने काम किया, और बाद में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये कारण दोनों के बीच में तनाव का बहुत बड़ा कारण बना। इसके बाद हम लोगों ने ये बताया था विजय प्राप्त क्षेत्रों पर प्रभुत्व। ये परमाणु शब्द है, इसको मैं मिटा देता हूं। विजित जो क्षेत्र थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की गई थी, खासतौर पे इटली था और जर्मनी था, तो इन दोनों देशों के ऊपर जो विजय प्राप्त हुई, तो अब ये इस बात को लेकर बहस चलना शुरू हुई कि इन राष्ट्रों पर प्रभुत्व किसका हो, ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का, रूस का हो या फ्रांस का हो। तो ये प्रभुत्व का जो संघर्ष था, रूस चाहता था कि जर्मनी के काफी हिस्सों पर उसका जो है कब्जा हो या उसका प्रभाव वहां पर मान्य किया जाए, अमेरिका चाहता था कि उसका प्रभाव मान्य किया जाए। तो ये एक जो स्थिति बनी कि विजित क्षेत्र जो थे, जीते गए जो क्षेत्र थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उस पर किसका प्रभुत्व स्थापित हो, इसने भी दोनों राष्ट्रों के बीच जो है एक वैमनस्य, एक तनाव की स्थिति बनाई, और इस तनाव ने बाद में शीत युद्ध का रूप जो है धारण कर लिया। फिर मैंने आपसे चर्चा की थी परमाणु शक्ति के रूप में अमेरिका का विकास। अमेरिका ने 1945 में परमाणु परीक्षण किया। उस समय तक दुनिया में किसी भी राष्ट्र के पास तकनीकी का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था कि वो इस स्तर का कोई अस्त्र बना सके, और इस अस्त्र का प्रयोग अमेरिका ने जापान पर किया, नागासाकी और हिरोशिमा पर, और जापान के पराभव के साथ ही विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो सोवियत संघ के दिमाग में कि अगर अमेरिका ने इसकी जानकारी सबको दी होती और इसका पहले प्रयोग किया गया होता तो संभवतः विश्व युद्ध को पहले भी समाप्त किया जा सकता था। लेकिन उसकी शिकायत ये थी कि मित्र राष्ट्र होने के बावजूद भी अमेरिका ने परमाणु शक्ति की जानकारी दूसरे राष्ट्रों के साथ शेयर नहीं की। तो ये एक जो है तनाव का कारण बना, और इसने जो है बाद में शीत युद्ध का रूप इसने धारण किया।
फिर पोस्ट वार ऑब्जेक्टिव्स थे, युद्ध के पश्चात अलग अलग दोनों गुटों के अलग अलग उद्देश्य हो गए। सोवियत संघ का उद्देश्य था साम्यवाद को पूरे यूरोप में, एशिया में और दुनिया के दूसरे देशों में साम्यवाद को स्थापित कर देना, साम्यवादी विचारधारा को स्थापित कर देना, यह उसका उद्देश्य था। अमेरिका का उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था को सीमित किया जाए, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। रूस का जो कंसेप्ट था, रूस ये चाहता था कि कम्युनिज्म बढ़े, और अमेरिका ये चाहता था कम्युनिज्म को कंटेन किया जाए, और जो नए राष्ट्र हैं इन राष्ट्रों में साम्यवादी विचारधारा न पनपने पाए, या साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित कोई शासन तंत्र स्थापित न होने पाए। तो ये जो दोनों के बीच में विचारधारा का जो टकराव आया कि पूंजीवादी लोकतंत्र और साम्यवादी जनवादी लोकतंत्र जो था, इनके बीच में जो टकराव की स्थिति आई, इस टकराव की स्थिति ने भी शीत युद्ध को जन्म दिया। तो दोनों राष्ट्रों के उद्देश्य अलग अलग थे। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का उल्लंघन, ये आप लोग कल पूछ रहे थे कि याल्टा क्या है। वास्तव में याल्टा जो है ये एक सोवियत रूस में एक प्रांत था, क्रीमिया। क्रीमिया का एक प्रांत है, और क्रीमिया में एक शहर है, उसको याल्टा के नाम से जानते हैं। और याल्टा में जो है दोनों महाशक्तियों के बीच, या जो जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्र थे, उनके बीच जो है एक बैठक हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस में ये कई चीजें जो हैं सामने लाई गई, और कई बातों पर सहमति उस समय बनी। और कुछ बातें जो थी वो मैं आपको बता दूं कि जैसे पोलैंड था, पोलैंड में लुबनिन की सरकार थी जो साम्यवादी व्यवस्था का पोषक करने वाली सरकार थी, और इसके साथ ही साथ एक निर्वासित सरकार थी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी लंदन के द्वारा संरक्षित था, यानी ब्रिटेन के द्वारा संरक्षित था। तो दोनों सभी राष्ट्रों के बीच, चारों देशों के बीच ये समझौता हुआ कि लंदन में लुबनिन की सरकार अथवा ब्रिटेन के द्वारा संरक्षित जो निर्वासित सरकार थी, इन दोनों के स्थान पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्वपूर्ण या प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था पर आधारित सरकार स्थापित किया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सोवियत संघ ने लुबनिन की साम्यवादी सरकार की स्थापना पोलैंड में कर दी, और जब ब्रिटेन और फ्रांस इन लोगों ने एक पर्यवेक्षक के रूप में वहां दौरे करने की कोशिश किया, तो रूस ने जो है उनको मना कर दिया। तो ये एक कारण था जिसके कारण ये तनाव दोनों देशों के बीच में उत्पन्न हुआ। तो आप इसको एक बार पुनः समझ लें कि सोवियत संघ और जो दूसरे राष्ट्र थे, 4 देश जो मिलके जो मित्र राष्ट्र थे, इनके बीच में याल्टा में एक समझौता हुआ था, और याल्टा में समझौते के आधार पर निष्कर्ष निकला कि खासतौर पे जो पोलैंड था, पोलैंड में जो है लुबनिन की सरकार अथवा ब्रिटेन के द्वारा संरक्षित जो शासन था, उन दोनों को हटा दिया जाए, उनकी जगह पे लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार की स्थापना किया जाए। लेकिन सोवियत संघ ने इसका उल्लंघन किया, और उसने उल्लंघन करते हुए लुबनिन की सरकार को वहां पर स्थापित कर दिया, और इस तरह से दोनों देशों के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। फिर आगे इसमें फिर हंगरी था, रोमानिया था, बुल्गारिया था, चेकोस्लोवाकिया था। ये वो देश थे जो युद्ध के दौरान ये प्रभावित हुए थे, और इनकी सरकारों में परिवर्तन हुआ था, और इन सभी प्रांतों में, सभी देशों में इसी तरह की स्थिति थी। तो मतलब इन दोनों के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा तनाव यही था कि याल्टा कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो समझौता हुआ था, सोवियत संघ उस समझौते का पालन नहीं कर रहा है, और वो अभी भी साम्यवादी व्यवस्था के प्रसार में लगा हुआ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित और प्रतिनिध्यात्मक सरकारों को अपदस्थ करके वहां पे साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाली सरकारों की स्थापना हो रही। तो ये एक कारण था जिसके कारण दोनों देशों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति, एक तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरी बात यह है कि बाल्कन, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन। ये बाल्कन समझौता क्या है? बाल्कन जो है एक जो है रीजनल, एक क्षेत्र है बाल्कन, एक पेनिनसुलर रीजन है जो साउथ ईस्टर्न यूरोप, दक्षिण पूर्व यूरोप में छोटे छोटे द्वीपों में, छोटे छोटे भूभाग से घिरे हुए बहुत सारे देश हैं।
और उन देशों में रोमानिया है, उन देशों में बल्गारिया है, उन देशों में हर्जेगोविना है, उन देशों में कोसोवो है, मॉन्टेनीग्रो है, और मैसिडोनिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है। ये कई देश हैं, लगभग 8 देश ऐसे हैं जो बाल्कन देश कहे जाते हैं। तो एक समझौता हुआ कि इन देशों में जो सोवियत प्रभाव है, या इन राष्ट्रों में जो सोवियत प्रभाव है, कुछ राष्ट्रों पर सोवियत का प्रभाव निश्चित किया गया, कुछ राष्ट्रों पर ब्रिटेन का प्रभाव निश्चित किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो राष्ट्र सोवियत प्रभाव वाले नहीं थे, सोवियत संघ ने उन राष्ट्रों पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की। जैसे बल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत प्रभुत्व को इन लोगों ने स्वीकार किया था, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और अमेरिका ने। और इसी तरह से ग्रीस यानी यूनान पर जो है ब्रिटेन के प्रभाव को स्वीकार किया गया था। लेकिन बाद में सोवियत रूस जो था वो यूनान में भी हस्तक्षेप करने लगा। इसको आप इस तरह समझिए कि बाल्कन जो देश थे, इन देशों में कुछ ऐसे राष्ट्र थे जहां पर सोवियत संघ के प्रभाव को स्वीकार किया गया कि ये जो देश हैं, ये देश सोवियत संघ के प्रभाव के अंतर्गत काम करेंगे, या ये उसके अधीन, एक तरह से उसके निर्देश के अनुसार काम करेंगे। कुछ ऐसे देश थे जिन पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार किया गया कि ये देश जो हैं, इन पर ब्रिटेन के की मंशा के अनुसार व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन बाद में क्या किया सोवियत संघ ने कि उसने जो ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्र थे या दूसरे राष्ट्रों के प्रभाव वाले जो क्षेत्र थे, वहां पर भी उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो इसके कारण दोनों गुटों के बीच में या दोनों समूहों के बीच में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। एक बात हमने कल शेयर किया था, ईरान से सेना वापस लेने से इनकार। उत्तरी ईरान के कुछ हिस्से पर विश्व युद्ध के दौरान सोवियत रूस का कब्जा हो गया था। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सभी देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जिन जिन देशों की सेनाएं जहां जहां पर हैं, वे देश अपनी सेनाएं वापस ले जाएंगे, और जो राष्ट्र उनके प्रभाव में थे, उन राष्ट्रों को अपने प्रभाव से मुक्त कर देंगे। लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया, उत्तरी ईरान से अपनी सेना को वापस लेने से इनकार कर दिया। बाद में अमेरिका सहित दूसरे जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने दबाव बनाया, और उनके दबाव बनाने के पश्चात फिर ईरान से सोवियत सेना वापस हुआ। यूनान, ग्रीस जो है, ग्रीस भी एक महत्वपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र था जिस पर ब्रिटेन का प्रभाव था। ग्रीस में भी सोवियत रूस का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, और इसके हस्तक्षेप के कारण भी दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई, जिसने बाद में शीत युद्ध को जन्म दिया। इसी तरह से तुर्की जो है विश्व युद्ध में सम्मिलित राष्ट्र था, जो पराजित या जो धुरी राष्ट्र थे उनके साथ से में जुड़ा हुआ तुर्की था। सोवियत संघ ने तुर्की के कई हिस्सों पर छोटे छोटे सैनिक अड्डे बना रखे थे, और वो चाहता था कि एक बास्फोरस स्थान है तुर्की में, वो चाहता था कि बास्फोरस में सोवियत रूस एक सैनिक अड्डा स्थापित करे, और वो बास्फोरस तुर्की के भूभाग या उसके क्षेत्र में आता था। बाद में जो अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इन लोगों ने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, और दबाव बनाने के पश्चात फिर सोवियत ने अपने आप को विड्रा किया। लेकिन ये जो स्थिति थी, इसने तनाव की स्थिति को पैदा कर दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण था जर्मनी पर सोवियत रूस का दबाव। जर्मनी जो है पराजित राष्ट्र था, और जर्मनी के कारण जो है, जर्मनी पराजित राष्ट्र था। एक मिनट रुको बेटा, थोड़ा सा चाबी दे दे। ये लो, कौन आया? वो है फिर सामान देखिए, फिर गाड़ी मंगवाएगा तो गाड़ी मंगवाएंगे, छोटा हाथी सामान लेकर। हाँ ठीक है, पहले जाके देख लो, मजदूर लगाना। कहाँ है मालूम तुमको? कहाँ है आपको मालूम? कहाँ है? वो जो कमरा उस साइड बना, स्पोर्ट्स के पीछे। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जर्मनी पर सोवियत रूस का दबाव, वास्तव में जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत रूस ने जर्मनी पर 20 अरब डॉलर, उसने एक हर्जाना, आप लोग हर्जाना समझते होंगे, 20 अरब डॉलर हर्जाना उन्होंने जर्मनी के ऊपर लगा दिया,
कि युद्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी $20 अरब सोवियत रूस को देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो आइजनहावर थे, उन्होंने इस बात को भविष्य में आगे वार्ता के रूप में रखने की बात सोवियत रूस से कही, लेकिन सोवियत रूस को यह समझ में आया कि आइजनहावर की तरफ से उनको हरी झंडी मिल गई है, अर्थात वो जर्मनी से $20 अरब वसूल सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि जर्मनी की जो बहुत महत्वपूर्ण मशीनें थी, क्योंकि जर्मनी युद्ध में विश्व युद्ध में पराजित हुआ था, लेकिन एक समय जर्मनी का जो विकास था वो दुनिया के सभी राष्ट्रों से काफी बेहतर और काफी आगे उसका विकास था, और बहुत सारी अत्याधुनिक मशीनें उनके पास थीं। तो उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के जो उद्योग धंधे थे, सोवियत रूस ने उनको तहस नहस करना प्रारंभ किया, और इसके साथ ही साथ सोवियत रूस ने जर्मनी की बहुत महत्वपूर्ण जो मशीनें थी, उन मशीनों को रूस में ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया। इस चीज पर अमेरिका सहित जो दूसरे मित्र राष्ट्र थे उनको आपत्ति हुई, और उन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ किया, जिससे सोवियत रूस और जो पश्चिम के राष्ट्र थे, दूसरे राष्ट्र थे, उनके बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हुई, और इस तनाव ने बाद में शीत युद्ध का रूप धारण किया। फिर रिपीटेड यूज ऑफ वीटो बाय सोवियत रूस। हमने कल भी चर्चा आपसे किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना तो उसमें सुरक्षा परिषद बनाया गया, और सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यों को अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई, और ये 5 सदस्य सोवियत रूस था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, और शुरू में ताइवान को जो है इसके अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिली। उसका एक इतिहास है जिसको अभी हम लोग बाद में चल के चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर 1971 में ताइवान की जगह पे चीन को अस्थायी सदस्य बनाया गया। ये सामान्य ज्ञान का विषय है, ये थोड़ा सा आपको जानना होगा कि चीन जो है 1971 में वास्तव में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना। तो सोवियत रूस क्या था, वीटो का प्रयोग करता था। वीटो क्या होता है? वीटो होता है निषेधाधिकार। कोई भी कानून या कोई भी बात किसी सदन में अगर रखी जाती है और किसी व्यक्ति के पास वीटो का अधिकार है, तो वो क्या करता है, वीटो कर देता है, अर्थात अपनी अस्वीकृति प्रदान कर देता है। तो एक व्यक्ति की अस्वीकृति के कारण वो जो प्रस्ताव है वो गिर जाता है या उस पर विचार विमर्श नहीं हो पाता है। तो सोवियत रूस ने रिपीटेड यूज, बार बार वीटो का प्रयोग किया। तो इसके कारण जो है बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण जो सवाल थे, उन सवालों पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में विचार नहीं हो पाता था, उन पर कोई निर्णय नहीं हो पाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसने अमेरिका और रूस के रिश्तों को थोड़ा सा तनावपूर्ण बनाया, और शीत युद्ध का जन्म हुआ। फिर सोवियत रूस का अमेरिका विरोधी प्रचार, क्योंकि जो वो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ वो युद्ध ही प्रचार युद्ध, एक तरह से प्रचार पर आधारित युद्ध था, और दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरोध में प्रचार करते थे। सोवियत रूस अमेरिका के विरोध में प्रचार करता था, अमेरिका सोवियत रूस के विरोध में प्रचार करता था। तो ये जो स्थिति बनी, इस स्थिति के कारण जो है मतलब दोनों देशों में, दोनों गुटों में एक तनाव की स्थिति बनी। ये जो प्रोपेगेंडा था, एंटी प्रोपेगेंडा यानी दुष्प्रचार जिसको आप कह सकते हैं, तो दुष्प्रचार केवल सोवियत रूस के लोग आरोप लगाते थे कि अमेरिका रूस के विरुद्ध दुष्प्रचार करता है, और अमेरिका आरोप लगाता था कि सोवियत रूस अमेरिका के विरुद्ध प्रचार करता है। तो ये जो प्रचार की स्थिति थी, इसने जो है एक समस्या पैदा की, और इस समस्या ने बाद में तनाव का रूप धारण किया, और यही तनाव शीत युद्ध का कारण बना। एक चर्चा हम लोगों ने कल और आपसे किया था, बर्लिन ब्लॉकेड। जून 1948 में सोवियत संघ ने लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन और पश्चिम जर्मनी, ये आपको पता है, थोड़ा सा और आप जान लें कि जब जर्मनी का विभाजन किया तो उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया। उसका एक जो पार्ट था वो सोवियत रूस के प्रभाव में आया, एक पार्ट ब्रिटेन के प्रभाव में आया, एक पार्ट अमेरिका के प्रभाव में था, और एक पार्ट जो है वो फ्रांस के प्रभाव में था। तो इस तरह से 4 हिस्से उसके हुए। तो जो और जर्मनी को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक पूर्वी जर्मनी था और एक फेडरल रिपब्लिक जर्मनी जिसको कहा जाता है, और एक GDR जर्मनी, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये 2 टुकड़ों में बट गए। तो एक हिस्सा जो था पूर्व जर्मनी जो थी, उस पर सोवियत रूस का प्रभाव था, और सोवियत रूस ने क्या किया, उसने बर्लिन ब्लॉकेड का प्रयोग, ब्लॉकेड माने होता नाकाबंदी,
नाकाबंदी का अर्थ होता है कि समस्त प्रकार के यातायात के साधनों को प्रतिबंधित कर देना, रेल, कम्युनिकेशन, रोड, सबको प्रतिबंधित कर देना। और जब यातायात के साधन प्रतिबंधित होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये आप समझ सकते हैं कि ना तो वस्तुओं की आपूर्ति हो सकती है, ना लोग आ जा सकते हैं, यानी एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर नहीं आ जा सकते हैं। तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी और इसका बाद में व्यापक विरोध जो है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा किया गया। और 1949 में ब्लॉकेड हालांकि खत्म हो गया, ब्लॉकेड निष्प्रभावी हो गया, लेकिन इसने एक तनाव की स्थिति जरूर दूसरे मतलब दोनों गुटों के बीच लाके खड़ा कर दी और इस तनाव ने बाद में शीत युद्ध का रूप धारण कर लिया। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा हम कर चुके थे, जिसका विस्तार हम आज आपसे करना चाह रहे थे, पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति। पश्चिम का मतलब हुआ यूरोपीय राष्ट्र। यूरोप के जो देश थे वो रूस सोवियत संघ के विरोधी जो है एक तरह से विरोधी थे, या सोवियत संघ की नीतियों के विरोधी थे, या सोवियत संघ की विचारधारा के विरोधी थे। दो बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो है आपको समझ में आएगा। एक था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन का सिद्धांत। राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे, और उनके नाम पे उन्होंने एक ट्रूमैन डॉक्ट्रिन चलाया। और वो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ये था कि जहां कहीं भी विश्व में, पश्चिम एशिया में या यूरोप में, जहां कहीं भी साम्यवाद का आक्रमण किसी देश के रूप में होगा तो ये माना जाएगा कि ये जो है एक दुनिया को अशांत करने की साजिश है। और ऐसा अगर आक्रमण होता है तो अमेरिका सहित जो उसके देश हैं, दूसरे मित्र राष्ट्र हैं, वो उन देशों की सहायता करेंगे। इसमें यह ध्यान देने की बात है कि नाटो और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन दोनों अलग अलग है। नाटो जो था वो खासतौर पे यूरोप के जो 10 देश थे, वो 10 देश जो है नाटो के सदस्य थे। और जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां पर साम्यवाद का प्रभाव, यानी साम्यवाद, मान लिया सोवियत रूस दबाव बना के किसी देश पर साम्यवाद थोपना चाहता है, तो ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत ये बात रखी गई कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका सहित दूसरे देश जो अमेरिका के साथ में हैं, उस राष्ट्र का या मतलब इस कदम का विरोध करेंगे। तो ये एक पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति, उनका सीधा सा उद्देश्य था कि साम्यवाद का प्रसार जहां भी हो, जैसे भी संभव हो, साम्यवाद के प्रसार को रोका जाए। एक ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण घटना थी जिसको हम लोग बाद में चल के पढ़ेंगे, और वो घटना थी मार्शल प्लान। मार्शल प्लान जो था वो ये था कि यूरोप के जो राष्ट्र युद्ध के कारण जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो गई थी, जो राष्ट्र पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे थे, जिन राष्ट्रों को अभी फिर से खड़ा होना था, जिन राष्ट्रों की विकास की धारा में सम्मिलित होना था, और जिनके पास आर्थिक शक्ति इतनी नहीं थी कि वो जो है विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो पाए, उन राष्ट्रों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित कराने के लिए मार्शल प्लान लाया गया। इसका उद्देश्य था कि अमेरिका के द्वारा उन राष्ट्रों को आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, और उस आर्थिक सहायता के माध्यम से वो राष्ट्र अपना विकास फिर से करना प्रारंभ कर देंगे। ये मान्यता यूरोपीय और अमेरिका में मान्यता थी कि अगर आप जल्दी से जल्दी यूरोप के राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और उनकी आर्थिक संरचना को सुधारेंगे नहीं तो पूरा का पूरा यूरोप साम्यवादी बन जाएगा, और इसीलिए मार्शल प्लान लाया गया। तो ये जो प्लान था, ये सोवियत संघ का एक तरह से विरोध करने वाला जो है प्लान था। इसी तरह से पश्चिम के देश सोवियत संघ का विरोध करते थे तो सोवियत संघ पश्चिम का विरोध करता था। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों से जो है एक स्थिति ऐसी बनी, एक तनाव की स्थिति बनी जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। दूसरी जो बात है वो सत्ता संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर, यानी दोनों देश जो है शक्ति और सत्ता के लिए प्रयासरत थे। फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित का संघर्ष, दोनों जो गुट थे, दोनों गुटों के बीच में राष्ट्र हित का भी संघर्ष था। अमेरिका का राष्ट्र हित दूसरा था, सोवियत रूस का राष्ट्र हित दूसरा था। सोवियत रूस दूसरे तरीके से राष्ट्र हित को परिभाषित करता था और अमेरिका दूसरे तरीके से राष्ट्र हित को परिभाषित करता था, और अपने अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए दोनों लोग प्रयासरत थे। और इसी प्रयास का हम कह सकते हैं शक्ति संघर्ष, सत्ता का संघर्ष और राष्ट्रीय हित के संघर्ष के लिए जो प्रयास था, इन्हीं प्रयासों के कारण दुनिया में हथियारों की दौड़ प्रारंभ हुई और दुनिया एक ऐसे दौर में आ गई, एक स्थिति में आ गई जहां पे पुश बटन सिस्टम के तहत पूरी दुनिया को नष्ट किए जाने की स्थिति बन गई।
और बाद में जब दोनों समूहों ने ये सोचा कि ये जो परमाणु हथियार हैं और ये अधिक से अधिक शस्त्रीकरण जो है ये विश्व में विनाश का कारक बन सकता है, तो बाद में निशस्त्रीकरण की वकालत करना इन देशों ने प्रारंभ कर दिया और बहुत सारी संधियां हुई और उन संधियों एटॉमिक टेस्ट बैन ट्रीटी हुआ, फिर सीटीबीटी हुआ, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि हुआ, परमाणु अप्रसार संधि हुआ, बहुत सारी ऐसी संधियां हुई और इन संधियों का उद्देश्य था कि शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को रोका जाए। तो ये सारे कारण हैं जो कारण हम आपको शेयर करना चाहते थे कि ये सभी कारण वास्तव में शीत युद्ध के कारण थे। तो ये बातें कल भी हम लोगों ने समझ लिया था, लेकिन हमने सोचा कि आपको हो सकता कहीं अगर संदेह है तो उसको जो है हम